नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड यूपीएससी टीचर सत्यव्रत उपाध्याय। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आईएफएस योगा इन कुंडली, अर्थात क्या आपकी कुंडली में सिविल सर्विसेज के थ्रू आईएफएस बनने का योग है। आईएफएस का मतलब होता है कि इंडियन फॉरेन सर्विस। विदेशों में जो भारतीय दूतावास होता है उसमें ऐसे ऑफिसर की पोस्टिंग होती है और इसका एग्ज़ाम जो होता है सिविल सर्विसेज के थ्रू होता है। एक आईएफएस और भी होता है, इसका नाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, वन सेवा। परंतु हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडियन फॉरेन सर्विस का, ठीक है। तो हम एक पहले डेटा समझ लेते हैं कि ये 2021 का डेटा है कि कितने रैंक तक लोगों को आईएएस मिल गया था। जिसका 77 रैंक था उनको आईएएस मिल गया था। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सब जनरल कैंडिडेट का डेटा है। और आईएफएस के लिए 88, अर्थात जिन कैंडिडेट का 88 रैंक तक था उनको आईएफएस मिल गया था। और आईपीएस के लिए 228, ठीक है। अब देखिए कितना क्लोज कंपटीशन दोनों में। आईएएस में 77 रैंक तक, आईएफएस में 88, मतलब दोनों का जो लेवल है ना कंपटीशन का लगभग सेम है, सेम कंपटीशन लेवल है। तो योगा भी जो बनेगा कुंडली में वो सेम होगा लगभग। थोड़ा सा अंतर इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये विदेश की सेवा है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा योग में अंतर आ जाएगा। बट 80% जो योग होता है आईएएस और आईएफएस का दोनों सेम होता है। तो प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था लगभग 1 या 2 महीने पहले, उसमें मैंने बात किया था कि सिविल सर्विसेज के थ्रू आईएएस बनने का योग और उसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने बात किया था, वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी लगभग सेम होगा। आईएफएस के लिए भी सेम होगा कि लगन जो आपका बली होना चाहिए, लग्नेश 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। त्रिक भाव में अगर लगन हो तो विपरीत राजयोग का नियम लागू होना चाहिए। जुपिटर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। पराक्रम भाव आपका अच्छा होना चाहिए। भाग्य स्थान अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा मजबूत होना चाहिए क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। जब आपका माइंड ही अप्स एंड डाउन होगा तो आपके अंदर मजबूती नहीं आ पाएगी, ठीक है, आप हिम्मत हार जाओगे। तो मून भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और योग कारक या शुभ ग्रह की महादशा चलेगी, पीरियड चलेगा, तभी आपका सिलेक्शन आईएएस में हो पाएगा। यही सेम चीज़ आईएफएस के लिए भी लागू होता है, बट थोड़ा सा अंतर है क्योंकि ये विदेश में सेवा है ना, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। मतलब 8 पॉइंट तक तो मैंने बताया था उसमें आईएएस के लिए, यहाँ भी सेम है। बट यहाँ पे मैंने कुछ रिसर्च जो अपना है, कुछ जो भी हमारे कुछ कलीग हैं, दोस्त हैं, उनका मैंने चार्ट देखा, ठीक है, तो मालूम चलता है कि थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाता है क्योंकि यहाँ पे विदेश की सेवा, विदेश यात्रा आपके चार्ट में होना चाहिए, ठीक है। विदेश यात्रा का योग अगर आपके चार्ट में अगर है तभी आप विदेश जाओगे। और विदेश जा रहे हो तो किसके माध्यम से जा रहे हो? गवर्नमेंट के माध्यम से जा रहे हो, ठीक है। कोई प्राइवेट व्यक्ति या कोई प्राइवेट कंपनी नहीं भेज रही है आपको, आपको गवर्नमेंट भेज रही है, इंडियन गवर्नमेंट भेज रही है। तो यहाँ पे सूर्य प्रोमिनेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ मैं जो आईएफएस का जो योग है इसमें मैं और भी थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स जो ऐड किया हूँ वो ये है कि चौथे भाव का संबंध 12वें भाव से हो जाए। देखिए 4th हाउस होता है, ठीक है। 4th हाउस में क्या है कि 4th हाउस आपका अपना होम होता है, खुद का घर। और 12th हाउस क्या होता है? ये विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रिप। तो जब यहाँ का संबंध 4th हाउस का 12th हाउस से हो जाए तो एक्स्ट्रा जो एडिशनल जो योगा है फॉरेन सर्विस का वो बन जाता है। और कमोबेश जितने भी मैं चार्ट देखा हूँ इंटरनेट पे भी, जो एस्ट्रोसेज का डेटा है या और भी जो हमारे पास जो जातक आते हैं जो आईएफएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनका ये टॉप प्रायोरिटी रहता है कि मेरा पहला जो प्रायोरिटी हो आईएफएस है, वो बाद में आईएएस और आईपीएस डालते हैं। तो उनके चार्ट में भी दिखता है। देखिए जो व्यक्ति विदेश जाने की जिसको इच्छा ही नहीं है वो आईएफएस कैसे बनेगा? बट अंदर से कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि यार मुझे विदेश जाना है, तो वो प्लैनेट मौजूद रहते हैं कुंडली में,
कुछ ऐसी भी कुंडलियाँ होती हैं कि उनको विदेश जाने की इच्छा नहीं है, बट वो योग मौजूद रहते हैं, तो किसी न किसी माध्यम से विदेश चले जाते हैं। अगला पॉइंट है कि लगन का संबंध 12वें भाव से हो जाए। लगन क्या होता है? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस आप खुद होते हो, आपकी पर्सनालिटी, मतलब फर्स्ट हाउस करता आप खुद। तो 12th हाउस फॉरेन ट्रिप, 12th हाउस से कनेक्शन हो जाए तो भी IFS का योग बन जाता है। यही जो कॉम्बिनेशन है सेम उपरोक्त संबंध का नवांश में बन जाना है। इफ एबव रिलेशन इज फॉर्म्ड इन D9 चार्ट, D9 चार्ट में भी अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाए, ठीक है, तो भी फॉरेन सर्विस का योग बन जाता है। फाइनली 12th जो 12वां पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉडर्न जो रिसर्च है उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि एक या एक से अधिक ग्रह का अस्त हो जाना, 1 or more than 1 planet should be combusted। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई भी ग्रह कंबस्ट अस्त तभी होता है जब उसको सूर्य अस्त कर देता है। सूर्य क्या होता है? सूर्य गवर्नमेंट होता है। अगर कुंडली में बात करें, आत्मा बोलते हैं सूर्य को, ठीक है। परंतु अगर किसी का चार्ट देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सूर्य किस चीज़ का कारकत्व है। कोई नौकरी के लिए पूछेगा तो हम देखेंगे ना कि भाई उसका सूर्य कैसा है, तो सूर्य गवर्नमेंट होता है, फेम होता है। तो सन जो होता है ना, सन के क्लोज में अगर कोई भी प्लैनेट आ जाए, कोई भी प्लैनेट आ जाए तो वह जो होता है अस्त हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है। तो बेसिकली कोई भी ग्रह अस्त होता है ना, वो एक स्पेशल पर्पस का प्लैनेट हो जाता है, उसकी पावर छिन जाती है। वो बेसिकली वो सूर्य को मदद करता है, ठीक है। जैसे इलेक्शन ड्यूटी में क्या है, गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी एक गाड़ी पे लिखी रहती है। कोई भी छोटा मोटा अधिकारी होता है ना, उसको भी चुनाव अधिकारी बना दिया जाता है। तो वो बेसिकली वो इलेक्शन कमीशन के लिए काम करने लगता है। कोई स्वास्थ्य विभाग का कोई डॉक्टर हो, कोई भी अधिकारी हो, उसको उस कालावधि तक, जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक उसको इलेक्शन ड्यूटी के लिए असाइन कर दिया जाता है। तो लिख दिया जाता है उसकी गाड़ी पे, व्हीकल पे कि गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी। तो बेसिकली उस थोड़े समय के लिए उसकी पावर छिन गई और सरकार का मदद कर रहा है। तो अस्त इसी को बोलते हैं। तो कोई ग्रह अगर एक या एक से अधिक ग्रह अस्त है, मतलब कि वह गवर्नमेंट के लिए काम करने जा रहा है। कहाँ पे? फॉरेन, ठीक है। तो इस जो भी मैं थ्योरीज बताया हूँ, ये थ्योरी चार्ट पे भी वर्क करना चाहिए। तो मेरे पास एक कुंडली है, जो मेरे कलीग हैं, वो फॉरेन में सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, जो दूतावास में है, यूरोप में है, बट उन्होंने मना किया है कि मेरा चार्ट जो है आप शेयर मत करिएगा, ठीक है। बट मेरे पास एक एस्ट्रोसेज डेटा बैंक से मैं लिया हूँ एक चार्ट, वो बहुत पुरानी कुंडली है। ये KPS मेनन की हॉरोस्कोप है, ठीक है। तो ये अथेंटिक है और इनका जो जन्म हुआ था 18 अक्टूबर 1898। सोचिए, अंग्रेज़ों के समय के ये IFS ऑफिसर थे। उस समय ICS का एग्ज़ाम होता था। तो ये मेनन जी का जो चार्ट देखिए, इसमें देखिए टॉरस एसेंडेंट है, ठीक है। वृषभ लग्न कुंडली है। वृषभ लग्न का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। शुक्र जो है इनकी कुंडली में 7th हाउस में बैठ गया है। अति कारक ग्रह जो है केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठ गया, मतलब कि योग बन रहा है। जुपिटर देखिए इनकी कुंडली में 5th हाउस में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठ गया तो शुभ हो गया। अब बात करते हैं कि क्या 4th हाउस का कनेक्शन 12th हाउस से है इनके चार्ट में। देखिए 4th हाउस क्या है? 4th हाउस का जो राशि है यहाँ पे सिंह राशि है। सिंह राशि का संबंध जो है 12th हाउस से है? नहीं है। अब 12th हाउस का लॉर्ड क्या होता है? मार्स। मार्स इज सिटिंग इन 3rd हाउस विथ साइन ऑफ कैंसर। यहाँ पे कनेक्शन बन गया, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में क्या होता है, कालपुरुष कुंडली में 4th हाउस होता है वो साइन ऑफ कैंसर होता है। तो आप कहीं ना कहीं आप देखिए ना कि 12th हाउस आपका मार्स है। मार्स का संबंध जो है बन गया कैंसर से, तो विदेश का योग बन गया, ठीक है। किसी भी तरीके से कालपुरुष कुंडली से भी अगर कनेक्शन बन जाए, या जो तात्कालिक कुंडली है उससे भी कनेक्शन बन जाए,
तो हम विदेश यात्रा का योग बनता हुआ देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि जो इनकी कुंडली में क्या कोई ग्रह अस्त है। देखिए, कोई भी ग्रह सूर्य से ही अस्त होता है। सूर्य क्या है यहाँ पे, छठे भाव में। देखिए, मरकरी को अस्त किया है। सूर्य की जो डिग्री है वो दो डिग्री है, मरकरी की 2 डिग्री है, एकदम क्लोज कंजंक्शन है, तो मरकरी जो है अस्त हो गया। जुपिटर जो है इस कुंडली में अस्त है, मतलब देखिए एक या एक से ज़्यादा प्लैनेट अस्त। कंबशन का मतलब ही होता है कि वह जो है सरकार के लिए काम कर रहा है, थोड़े समय के लिए ही काम करे बट करेगा। तो ये भी क्राइटेरिया जो है, जो अंतिम जो है बिंदु में बताया था ये वाला, ये क्राइटेरिया फुलफिल होता हुआ इनके चार्ट में। मेरे पास एक और कुंडली है जो ये 2013 में सेलेक्ट हुए थे, वो यूरोप में इस समय है दूतावास में, बट उन्होंने मना किया है कि मेरा चार्ट आप शेयर, मैंने पूछा था कि मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, क्या आपका चार्ट शेयर कर सकता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, गोपनीयता होनी चाहिए, बट ये कॉम्बिनेशन जो है 90% चार्ट में जो भी मतलब दूतावास में काम करते हैं, भारतीय दूतावास में 90% चार्ट में ये मैं देख सकता हूँ, देखा भी हूँ। मतलब और भी जो इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्सेज हैं, वहाँ से हमें, या फॉरेन जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके भी चार्ट में देखा हूँ कि एक या एक से ज़्यादा ग्रह जो है कंबस्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल प्ले हो जाता है। अब फॉरेन का योग बनाने के लिए आपका 4th हाउस का कनेक्शन 12th हाउस से बना लो किसी भी तरीके से, या 4th और 12th का कॉम्बिनेशन नवांश चार्ट में या D10 में भी अगर बन जाए। और बाकी जो आईएएस के जो योगा बनते हैं ना कि भाई लगन आपका बली होना चाहिए, 6-8-12 में नहीं होना चाहिए, जुपिटर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर विपरीत राजयोग बन रहा है, ठीक है, तो भी ये आईएएस की कुंडली है। महादशा जो चलनी चाहिए वो शुभ होनी चाहिए, योग कारक ग्रह की, तो वो सारे जो सेम आईएएस और आईएफएस में जो सेम बिल्कुल वो पैटर्न रहेगा, बट थोड़ा सा अंतर जो मैंने बताया कि 4th और 12th का कॉम्बिनेशन, साथ में एक या एक से अधिक ग्रह कंबस्ट होना चाहिए। ये एडिशनल जो पॉइंट्स है ये आईएफएस के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और एक कुंडली में और भी अगले कोई वीडियो में डालूंगा, किस मतलब कि एनालिसिस करूंगा कि आईपीएस के लिए कौन कौन से योग बनते हैं, मतलब आईपीएस के लिए कौन कौन से प्लैनेट्स जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, उसमें मार्स प्रोमिनेंट होता है, बट और भी उसमें पॉइंट्स होते हैं, तो उसको भी मैं कभी वीडियो बना करके साझा करूँगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।